Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly ma'am, your chemistry mentor, and today we will discuss some NCERT problems of chapter Chemical Kinetics. तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की इसकी जो प्रॉब्लम्स आज करेंगे मे बी दे आर नॉट इन द सीक्वेंस बट दे ऑल आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स. So student, first question is determine the order and units of rate constants from the rate of the following reaction. So first equation आपके पास है 3NO नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, और इस इक्वेशन का जो रेट है दैट इज KNO की पावर 2. तो बच्चों रेट एक्सप्रेशन जो है दैट इज rate expression is KNO की पावर 2. So K means rate constant, NO नाइट्रिक ऑक्साइड पावर 2. तो बच्चों ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो होता है रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर. एक से ज्यादा पावर्स है तो सम ले लो, ऐड कर दो. तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर के सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन रेट इक्वल्स टू के NO की पावर 2. सो ऑर्डर विल बी पावर कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. नाउ ऑर्डर के साथ साथ क्या फाइंड करना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का जो फॉर्मूला है दैट इज मोल to the power 1 minus n liter n minus 1 and time inverse. ओके, तो टाइम में आप सेकेंड्स ले सकते हैं. ठीक है, तो मोल n क्या है बच्चों, तो n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है k मोल की पावर 1 माइनस n, सो इट विल बी मोल इनवर्स लीटर n माइनस 1. सो n कितना है 2, तो लीटर की पावर होगी 1 और टाइम हो जाएगा सेकेंड इनवर्स. तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर और रेट कांस्टेंट का यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. नाउ बी प्रॉब्लम. तो बच्चों बी में देखो ये आपका इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन से हमें मतलब नहीं होता, हमें क्या देखना है, रेट एक्सप्रेशन. तो रेट इक्वल्स टू क्या है, K H2O2 और I माइनस. तो रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इक्वल्स टू आ रहा है K H2O2 एंड I माइनस. तो अब आप देख लो कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी है, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स तो 2 है. ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर हो गई 1 + 1 मीन्स पावर हो गई 2. तो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2. नाउ K, तो मोल 1 माइनस n, तो बच्चों सेम वापस आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 था, तो यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए I3 माइनस, एग्जैक्ट इक्वेशन. नाउ थर्ड इक्वेशन क्या है, रेट इक्वल्स टू K एसिटल्डिहाइड CH3CHO, पावर कितना है 3/2, तो C पॉइंट. तो रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड पावर 3/2. तो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3/2. तो ऑर्डर हो गया 3/2. नाउ यूनिट ऑफ K, so K equals to mole 1 minus n, so put the value of n is 3/2. तो बच्चों 1 minus 3/2 यानी कि -½ लीटर, 3/2 - 1 यानी कि लीटर हो गया हाफ, और टाइम जो हो गया दैट इज सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड. यूनिट जो आ गई आपके पास दैट इज मोल पावर -½ लीटर पावर हाफ एंड सेकेंड इनवर्स. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम डी. सो इथाइल क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू C2H4 ही है, C2H4 और HCl. नाउ रेट जो है, तो हमें सिर्फ रेट एक्सप्रेशन से काम चलाना है. रेट इक्वल्स टू K रेट कांस्टेंट
and ethyl chloride power 1. So order of reaction will be 1. Now K, तो N की वैल्यू बच्चों ऑर्डर N है, N कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दोगे तो 1 - 1 पावर 0 और मोल की पावर 0 कितना हो गया 1. सिमिलरली लीटर 1 - 1 लीटर की पावर 0 यानी कि 1, तो आंसर विल बी सेकेंड इनवर्स. So unit of rate constant in case of first order reaction is second inverse time inverse. Moving to next problem. For the reaction 2A plus B, so we have a chemical equation given here. 2A plus B gives A to B. The rate equals to K. Okay students, rate equals to K, A to the power 1 and B to the power 2. Okay, with rate constant, तो K rate constant है बच्चों 2 into 10 to the power -5 mole -2 liter to power second inverse. Okay, now calculate the initial rate of reaction when A equals to 0.1 and B equals to 0.2 मोल पर लीटर. तो बच्चों उस टाइम पे रेट निकालनी है जब A इतना है और B इतना है इनिशियली. ठीक है, तो देखो रेट इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे K तो है ना हमारे पास कितना है 2 into 10 to the power -5. नाउ A का कंसंट्रेशन कितना है, तो इनिशियली A कितना है 0.1, तो 0.1 और B कितना है 0.2 की पावर 2. तो जो आपके पास रेट होगी, ठीक है, रेट तब निकालनी है जब A और B की वैल्यू आपको गिवन है और K तो वैसे ही गिवन है. तो 2 into 10 to the power -5 into 0.1 into 0.2 into 0.2. So finally जो आपके पास रेट होगी that will be 2 2 * 4 4 2 * 8 into 10 to the power -3 ऊपर आ जाएगा 10 to the power -8. ठीक है, रेट का यूनिट तो बच्चों कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट सेकेंड में है. नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर. अब थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, देखो इक्वेशन आपका ये है 2A plus B गिव्स, प्रोडक्ट लिख देती हूं मैं. चलो अब तुम्हें रेट फाइंड करनी है जब A कितना बचा है 0.06. ठीक है, तो बच्चों रेट का फॉर्मूला तो वही है, रेट इक्वल्स टू क्या है, तो मैं कह दूंगी K, तो K की वैल्यू है मेरे पास, A तो A की कंसंट्रेशन दी हुई है और B, अब मेरे पास B नहीं है बच्चों, ये कह रहा है A जो रिमेनिंग है A की कंसंट्रेशन 0.06 है. ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन. ओके, तो बच्चों A इनिशियल कितना था 0.1, बचा कितना है 0.06, मतलब यूटिलाइज्ड कितना हुआ, तो मैं कह दूंगी 0.1 - 0.06 है ना भाई. 0.1 था, 0.06 बचा है, तो खर्च कितना हो गया 0.04 खर्च हो गया होगा. ठीक है, तो देखो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है 0.06, तो मैं लिखूं यूज्ड A. तो बच्चों यूज्ड A मतलब 0.1 इनिशियल था और 0.06 जो है दैट इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन है. तो 0.1 माइनस क्या करना है आपको 0.06, सो यू विल फाइंड 0.04. तो मैं कहूंगी भाई A इनिशियल इतना था, रिमेनिंग इतना है, मतलब यूज्ड इतना हो गया. ठीक है, अब इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री देखो, A के 2 मोल यूटिलाइज्ड होते हैं तब B का 1 ही मोल यूटिलाइज्ड होता है. 2A plus B खर्चा कितना है, एंड 2 मोल A खर्च हो रहा है, तो B कितना खर्च हो रहा है 1 मोल. 2A plus B gives प्रोडक्ट. तो मैं कह रही हूँ भाई A तो 0.04 यूटिलाइज्ड हुआ, तो B कितना, इसका आधा. इक्वेशन क्या कह रही है, जब 2 A खर्च होते हैं तो 1 B खर्च होता है. ठीक है, तो अगर 0.04 A खर्च हो गया, यूटिलाइज्ड हो गया, तो B कितना खर्च होगा, तो जस्ट इसका हाफ. तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी कि भाई अकॉर्डिंग टू रिएक्शन यूज्ड B कितना हुआ,
तो हम कह देंगे यूज्ड बी शुड बी जस्ट हाफ ऑफ ए, यानी 0.02, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो 0.02 यूज्ड हो गया, तो मुझे तो रिमेनिंग चाहिए। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो पड़ी है ना। तो इनिशियली कितना था, बी रिमेनिंग फाइंड करती हूँ। तो इनिशियली कितना था बच्चों? तो इनिशियल बी कंसंट्रेशन थी 0.2। नाउ यूटिलाइज्ड कितना हुआ? 0.2 माइनस 0.02, तो 0.02 खर्च हो गया, तो बचेगा कितना? तो वी विल से 0.18। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। अगर ये 0.04 खर्च हो गया, तो अगर ये 2 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है। तो 0.04 खर्च हुआ, यूटिलाइज्ड हुआ, तो उसका हाफ तो बी भी खर्च हो जाएगा। तो बी इनिशियल था 0.2, 0.02 खर्च हो गया, यूटिलाइज्ड हो गया, तो बचेगा कितना? 0.18। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो यू विल फाइंड रेट इक्वल्स टू के कितना है? तो के तो है आपका 2 × 10⁻⁻5। ए कितना है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रिमेनिंग है 0.06, और जब ये 0.06 है तब वो रिमेनिंग होता है 0.18 पावर 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो। रेट इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻5 × ए का कंसंट्रेशन है आपके पास 0.06 और बी का कंसंट्रेशन है 0.18 का स्क्वायर। सो 3.89 × 10⁻⁻9, जो आपका फाइनल आंसर होगा 3.89 × 10⁻⁻9 रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। So this will be the final rate of reaction. Clear? Simple सा क्वेश्चन है NCERT से बच्चों। So moving to next problem. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. तो बच्चों पहले अमोनिया decomposition लिखना है। Decomposition of ammonia. So ammonia डिकम्पोज हो रहा है प्लैटिनम की सरफेस पे, तो N2 + 3H2, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। भाई अमोनिया डिकम्पोज होगा तो अमोनिया क्या है? NH3 बनाएगा क्या? तो अमोनिया से क्या कंटेंट बन सकता है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सरफेस प्लैटिनम। नाउ दिस फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मींस रेट इक्वल्स टू K एंड अमोनिया की पावर कितना हो गया? जीरो ऑर्डर मतलब पावर 0, यानी कि इस इक्वेशन के लिए रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। ओके, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इक्वल्स टू 2.5 × 10⁻⁻1? तो बच्चों जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। दिस इज रेट। नाउ रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओ। रेट इक्वल्स टू अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, खर्च हो रहा है, माइनस पर मोल पे निकालना है। आपके पास 2 मोल है तो डिवाइड बाय 2 मतलब DNH3 अपॉन DT इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना होगा? DN2 अपॉन DT इक्वल्स टू 3 है तो 1/3 कर देंगे, DH2 अपॉन DT। क्लियर? अब आपको क्या करना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 सॉरी। तो बच्चों रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 मतलब ये फाइंड करना है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 मतलब ये फाइंड करना है। तो ये दोनों तो फाइंड करने, लेकिन ये हमारे पास गिवन है रेट कितना है। तो अब हम क्या करेंगे? तो बच्चों फर्स्ट टाइम तो आप कर देना DN2 अपॉन DT इक्वल्स टू रेट, और रेट कितना है? 2.5 × 10⁻⁻1। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन 2.5 × 10⁻⁻1 मोलारिटी, यानी कि मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों इसको इसके बराबर कर देना, ठीक है, चाहे इसके बराबर कर दो, एक ही बात है। तो
1/3 dH2/dt क्लियर इक्वल्स टू क्या हो गया रेट। तो मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 फाइंड करना है, मतलब मुझे फाइंड करना है dH2/dt। तो फाइंड करो, वहां से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रेट हो जाएगा, सो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ रेट। सो रेट कितना है 2.5, तो dH2 अपॉन dt रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, सो 3 इंटू रेट है 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻1, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 7.5, so rate of production of hydrogen will be 7.5 into 10⁻⁻1 molarity second inverse। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, जीरो ऑर्डर था, यानी कि रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर जीरो है मतलब पावर जीरो, तो रेट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू दिस। नाउ स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दो। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है dN2/dt, तो इसको इसके बराबर कर दो। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है dH2/dt, तो इस चीज को इसके बराबर कर दो, तो dH2/dt रेट का 3 टाइम्स हो जाएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to reactant. Okay, how is the rate affected? How is the rate of reaction affected? If होना चाहिए if the concentration of reactant is okay, तो बच्चों सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू के और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो भी हो, पावर क्या होना चाहिए 2। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट केस में कर दिया डबल, तो स्टूडेंट्स न्यू कंसंट्रेशन यानी कि C डैश ले लेते हो, इनिशियल का क्या कर दिया डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो न्यू रेट, तो मैं कहूंगी न्यू रेट विल बी क्या होगा K कंसंट्रेशन टू C पावर 2। तो देखो पुरानी कंसंट्रेशन क्या थी Kc², नई क्या है 4Kc², सो न्यू रेट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट, ठीक है ना। कंपेयर कर लो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इसको C मान लो, तो रेट इक्वल्स टू Kc²। अब क्या है रेट इक्वल्स टू 4Kc², यानी न्यू रेट पुरानी से कितना आ रहा है 4 गुना ज्यादा आ रहा है, तो 4 टाइम्स। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि जो नया कंसंट्रेशन है वो पुराने से 1/2 कर दिया, आधा कर दिया। ओके, सो न्यू रेट विल बी क्या हो जाएगा K कंसंट्रेशन C/2 पावर 2, तो इस बार क्या हो गया, तो न्यू रेट इक्वल्स टू Kc²/4, दिस इज इक्वेशन 3। अगेन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, तो पिछला वाला Kc² था, अब Kc²/4 है, तो बच्चों न्यू रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। यू कैन चेक, फर्स्ट टाइम में होगा नया रेट जो है वो पुराने का 4 टाइम, और नेक्स्ट में हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ओके, the next problem is in a pseudo first order hydrolysis of ester the following results were obtained। तो आपके पास टाइम है, एस्टर का कंसंट्रेशन है, अब टाइम 0 एस्टर दिया हुआ है, ठीक है, फिर टाइम 30 सेकेंड्स है ना, t पर सेकेंड, तो एस्टर कंसंट्रेशन है, फिर टाइम 60 पे भी है, टाइम 90 पे भी है। ओके, देन तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। ओके, सो एस्टर, तो इक्वेशन लिख दूं मैं, एस्टर है CH3 COOC2H5, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है इस इक्वेशन में, एक्सेस में होता है ना, मीडियम आपका एसिडिक, प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ओके, सो रेट फाइंड करना है, तो बच्चों एवरेज रेट फाइंड करना है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है एवरेज रेट,
तो एवरेज रेट इक्वल्स टू माइनस, रिएक्टेंट तो एक ही है, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, तो T2 माइनस T1। तो देखो 30 से 60 सेकेंड, तो बच्चों T1 ले लो, T1 हो गया 30 सेकेंड, ठीक है। तो T1 30 है, टाइम 30 सेकेंड है, तो कंसंट्रेशन कितना है 0.31, तो हम कहेंगे अगर T1 30 है तो C1 जो है दैट इज 0.31। ओके, नाउ T2 भी गिवन है, T2 है 60 सेकेंड, तो जब टाइम 60 सेकेंड हो गया तब कंसंट्रेशन ध्यान से देखो 0.17, सो C2 is 0.17. Now put these value and find average rate. So average rate will be minus C2 है 0.17 minus C1 है 0.31 divided by T2 minus T1 यानी कि 60 minus 30. Okay. So 60 minus 30. Now solve this. So when you solve this data, you will find 4.67. Your answer should be average rate equals to 4.67 into 10 to the power minus 3. And concentration is mole per liter. Okay. So mole liter inverse and time is given in seconds. तो ये हो गया मोलारिटी मोल पर लीटर, टाइम सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये तो हो गया एवरेज रेट। नाउ कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस। अब आपको के फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और a माइनस एक्स। a मतलब इनिशियल, a माइनस एक्स मतलब रिमेनिंग। तो बच्चों इनिशियल तो टाइम 0 पे होता है, तो a तो आपका फिक्स्ड है हर बार, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कितना है 0.55 मोल पर लीटर। तो ये हो गया। अब पहली बार मैंने टाइम रख लिया 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो 30 सेकेंड पे एस्टर का बचा हुआ कंसंट्रेशन यानी a माइनस एक्स कितना है 0.3। सो फाइंड के, तो के हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 30 लॉग बेस 10, ए है आपके पास 0.55 एंड ए माइनस एक्स है 0.31। तो बच्चों यहां से तुम्हें के फाइंड करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो के की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का है तो टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स। अब एक बार और के फाइंड कर लो, मान लो ये तुम्हारा K1 हो गया। अब तुम K2 फाइंड कर लो, तो K2 क्या 2.303 डिवाइडेड बाय इस बार टाइम रख लो 60, तो टाइम हो गया 60 मल्टीप्लाई विद लॉग बेस 10। तो बच्चों लॉग ए कितना है इनिशियल, तो इनिशियल है 0.5 और रिमेनिंग तो देखो 60 सेकेंड पे रिमेनिंग कितना है 0.17। सो यहां जो है बच्चों वो आपके पास आ जाएगा K2। तो K2 की वैल्यू भी लगभग इतनी ही आएगी, 1.91 की जगह आपके पास आएगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो एक बार टाइम और है 90 सेकेंड, तो K3 भी फाइंड कर सकते हो। तो K3 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 90 सेकेंड लॉग बेस 10। तो A मतलब इनिशियल, A माइनस एक्स मतलब रिमेनिंग, लेकिन वो रिमेनिंग 90 सेकेंड पे होना चाहिए। तो 90 पे कितना बच रहा है 0.085, लेकिन A तो फिक्स रहेगा 0.55। सो दिस इज 0.55 divided by 0.085. Now solve this and find K3. तो बच्चों K3 जो आएगा that will be 2.07 into 10 to the power minus 2. तो एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। प्रैक्टिकली हम बार बार क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स कर देते हैं,
है ना। फिर 30 पे आंसर निकालते हैं, फिर 60 पे निकाला, 90 पे निकाला, 120 पे निकाला। अब बच्चों इसका जो एवरेज लोगे के, तो वो एवरेज जो होगा दैट विल बी 1.9495 के आसपास। तो अब हर बार देखो के जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बदल रही है लेकिन के जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, यानी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूल तो दो पार्टिसिपेट कर रहे थे, एस्टर और वाटर। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी भले ही दो हो लेकिन ऑर्डर जो है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो के एवरेज जो होगा बच्चों, के एवरेज फाइंड कर लोगे ना, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3। सो यू विल फाइंड 1.9 और 1.98 लिख देते हैं, 1.98 into 10 to the power minus 2 second inverse. This is our final answer. Clear? Moving to next problem. In a reaction A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for different initial concentration of A and B given below. Okay. So, आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो बच्चों देखो तीन डेटा है, ए है, बी है, रेट है। अब हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज रेट इक्वल्स टू के और ए और बी। अब ऑर्डर तो है ही नहीं, तो मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज स्मॉल p एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज q। ए के रिस्पेक्ट में मैंने माना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है p और b के रिस्पेक्ट में क्या मान लिया q। ठीक है, लिख देती हूं, चलो मैं इसको। लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is small p and with respect to B is Q। ठीक है, तो मैंने फाइनल इक्वेशन बना दी, रेट इक्वल्स टू K A to the power P and B to the power Q। नाउ आपके पास तीन बार रेट तीन बार दी हुई, A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, तीन इक्वेशन बना लेते। तो देखो बच्चों, पिछली बार फर्स्ट टाइम जो रेट है दैट इज 5.07 इंटू 10 to the power -5। ओके के। अब जब रेट ये है तब ए की कंसंट्रेशन है 0.2 और बी कितना है 0.3, जीरो हटा देती हूं मैं। ठीक है, तो ए तो है 0.2 पावर पी और बी है 0.3 पावर क्यू। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड टाइम फिर से रेट है, देखो 5.07 इंटू 10 to the power -5 इक्वल्स टू के। अब देखो सेकेंड टाइम ए तो चेंज नहीं किया है, बी चेंज किया है ना, लेकिन रेट पे तो कोई असर आया ही नहीं। तो ए तो कांस्टेंट है, चलो ए को तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन बी 0.3 से 0.1 1/3 कर दिया, लेकिन रेट तो चेंज हुई नहीं। तो मतलब रेट बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, और नहीं कर रही मतलब पावर शुड बी 0। ठीक है, तो आइडिया तो आप लगा ही सकते हो, बट सॉल्व करना है तो के ए का कंसंट्रेशन कितना है, देखो 0.2, ए का कंसंट्रेशन है 0.2 पावर पी और बी का कंसंट्रेशन है 0.1 पावर क्यू। दिस इज इक्वेशन 2। अब थर्ड में ले लेते हैं बच्चों, 1.43 इंटू 10 to the power -4 है, आई थिंक 10 to the power -4 है। ठीक है, 10 to the power -4 के, और ए का जो कंसंट्रेशन है वो 0.4 पावर पी और बी का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.05 पावर क्यू। दिस इज इक्वेशन 3। अब बच्चों 1 और 2 को कंपेयर करो, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है,
तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. सो 2 तो है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू k, 0.2 की पावर p, 0.1 की पावर q, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू k, 0.2 की पावर p और 0.3 इक्वेशन 2/1. ओके, 0.3 की पावर q. ठीक है बच्चों, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0.2 कैंसिल हो गया, पॉइंट उड़ गया. तो 1/3 की पावर q इक्वल्स टू 1. अब बच्चों 1 x की पावर 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है. तो मैं इस 1 को ऐसा लिख दूं 1/3 की पावर 0, है ना, क्योंकि 1/3 किसी की भी पावर 0. देखो x की पावर 0 कितना होता है? 1. तो 1/3 की पावर 0 लिख दूं तो भी आंसर तो 1 ही है ना. तो इस 1 की प्लेस पे मैंने ये लिख दिया इक्वल्स टू 1/3 पावर q. तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी. सो q तो आ गया 0, जो कि मुझे पहले ही पता था कि देखो a तो चेंज किया नहीं, b चेंज किया है, लेकिन रेट तो चेंज हुई नहीं. मतलब कुल मिला के रेट जो है वो b पर डिपेंड नहीं करती. तो b पर डिपेंड नहीं करती मतलब q मस्ट बी 0. ठीक है. अब बच्चों p फाइंड करना है तो आप क्या करो, इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड कर लो. ठीक है, 3 और 2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, q की वैल्यू तो तुम्हें 0 ही रखनी है, p आ जाएगा. अब देखो अगर तुम्हें लगे 1 और 2 को डिवाइड करो तो बच्चों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा कैसे आंसर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3/2 कर लेते हैं. ओके, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. ओके, नाउ इक्वेशन 3 है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू k. a तो है आपके पास 0.4 पावर p और b है 0.05 पावर q. ठीक है, 0.4 और 0.05 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 कर लेते हैं बच्चों. तो इक्वेशन 2 मतलब रेट हो गई 5.07 10 टू द पावर -5 k. नाउ a जो है दैट इज 0.2 पावर p और b कितना है 0.10 पावर q. ठीक है, अब क्या हो गया, तो देखो k तो कैंसिल कर दो, पॉइंट्स उड़ा दो, है ना. तो 4/2 की पावर p यानी 2 की पावर p. और बच्चों ये पॉइंट उड़ा भी देंगे तो मान लो एक पॉइंट नीचे लिख दिया, तो पावर q है ना, तो q की वैल्यू तो कितनी है 0. तो अगर मैं 0.05 की पावर q यानी 0.05 की पावर 0 यानी 1, तो q 0 है तो पूरा डेटा ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब इन दोनों डेटा को सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 2.8. ठीक है, 2.82. तो अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है दैट इज 2.82 इक्वल्स टू 2 की पावर p. अब बच्चों 2.82 को मैं ऐसे लिख दूं 1.41 इंटू 2 की पावर इक्वल्स टू 2 की पावर p. भाई 2.82 है ना, तो 1.41 को 1.41 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.41 मल्टीप्लाई विथ 2 तो कितना हो जाएगा 2.82. तो हम कहेंगे हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं ना. 1.41 रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414. तो 1.41 को मुझे लिखना चाहिए 2 की पावर हाफ मतलब √2 एंड दिस इज 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर p. तो बेस कॉमन है, पावर ऐड कर दो, तो p विल बी 1/2 प्लस 1 मीन्स p विल बी 3/2. तो बच्चों p आ गया और q आ गया. आपको क्या पूछा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो अब मैं यहां स्पेस बना लेती हूँ थोड़ा सा. तो देखो रेट इक्वल्स टू k क्या था, a की पावर p. तो a की पावर तो है 3/2 एंड b की पावर q. तो b की पावर q मतलब b की पावर 0. तो ऑर्डर जो है दैट इज 3/2. क्लियर.
तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, 3 सिंपल इक्वेशंस बनानी है और उन 3 सिंपल इक्वेशंस को क्या करना है, आपस में मैनिपुलेट करके ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। क्लियर? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके बच्चों, ऑर्डर तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में रिएक्शन है, तो आपके पास है रेट इक्वल्स टू के, ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बच्चों ए की पावर तो रखना है 1 एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी की पावर रखना है 0। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको दी हुई है, तो देखो रेट कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू के। ए का कंसंट्रेशन है 0.1 पावर 1 और बी का कंसंट्रेशन है, सॉरी बी की कंसंट्रेशन गिवन कितनी है 0.1 पावर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आपसे क्या पूछा है, देखो रेट डबल हो गया, बी तो डबल कर दिया। ओके, तो बच्चों बी की पावर 1 ही तो था, तो बी डबल करेंगे तो रेट तो वैसे ही डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से ए को चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ए को भी डबल करता तो फिर रेट तो और डबल होता है ना, यानी ए सेम रखा होगा। और नहीं तो बच्चों इक्वेशन बना लो, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या बना, तो हम कह देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू के। ए का कंसंट्रेशन फाइंड करना है पावर 1 और बी जो है दैट इज 0.2 पावर 1 इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बाय 1 करोगे तो आपको मिलेगा a विल बी 0.1, ठीक है। और डायरेक्ट करना था बच्चों शॉर्ट में, तो कैसे करते, देखो स्पीड जो है, रेट एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी ओके, दोनों की पावर नहीं है ना, यहाँ पावर कितना है 0 है। ओके, यहाँ पे भी पावर कितना है 0 है, ठीक है। तो देखो B की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट डबल हो गई, लेकिन B की कंसंट्रेशन पे तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि पावर 1 नहीं है, पावर कितना है 0। तो मैं कह रही हूँ अच्छा B की पावर 0 है तो रेट B पे तो डिपेंड करेगी नहीं, फिर भी रेट डबल हुई है, इसका मतलब A को इसने डबल किया होगा, क्योंकि पावर A की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको डबल करोगे, देखो A की पावर 1 पे रेट डिपेंड कर रही है ना बच्चों, तो अगर मैं इसको डबल करूंगी तो ये डबल हो जाएगा। इसकी पावर तो 0 है, तो इसको कितना भी डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी की भी पावर 0, आंसर कितना होगा 1। तो मैं कहूंगी हाँ A की पावर को डबल किया तो रेट डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रेट तो डबल हो ही रहा है, मतलब इसको डबल किया होगा, तो A शुड बी 0.2। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इक्वेशन बना दो, पहले मैंने गलती से 1 लिख दिया था, सॉरी 0 हो गया, ठीक है। नाउ अब सॉल्व कर लो बच्चों, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो देखो 4 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू के। ए की पावर 1 और किसी की पावर 0 कितना होगा 1, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, तो के 0.1 की पावर 1। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज 2, और के की कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 0.1, तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब तो देखो a की कंसंट्रेशन 4 गुना कर दी, 4 टाइम्स कर दी, अब b भी 4 टाइम्स कर दिया, तो बच्चों b 4 टाइम करता तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि b पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, पावर 0 है। तो अगर मैं इसको 4 टाइम कर लूं तो रेट a की पावर 1 यानी a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो वो अपने आप 4 गुना हो जाएगा, यानी आंसर शुड बी 8 इंटू 10 टू द पावर 2। नहीं तो आप वापस सॉल्व कर लो, तो देखो इक्वेशन 1 तो बनाया ही है, इक्वेशन 3 बना लो, तो रेट फाइंड करनी है। ओके, तो रेट इक्वल्स टू के, ए है 0.4 पावर 1 और बी भी है 0.4 बट पावर 0, दिस इज इक्वेशन 3।
अब आप क्या करो, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दो। तो इक्वेशन 3 तो ये रहा बच्चों। सो रेट इक्वल्स टू k 0.4 पावर 1 0.4 पावर 0 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 यानी 2 into 10 to the power 2 इक्वल्स टू k 0.1 पावर 1 0.1 पावर 0। ठीक है, k कैंसिल हो गया आपका, तो आपके पास आया रेट इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 2 मल्टीप्लाई विथ 4, क्योंकि पावर 0 कितना हो जाएगा 1। सो रेट विल बी कितना हो जाएगा 2 into 10 to the power 2 मल्टीप्लाई विथ 4 यानी कि 8 into 10 to the power 2 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों देखो फोर्थ में 1 से 2 इसको डबल किया तो रेट तो वैसे ही चेंज नहीं होनी थी, तो 2 का आंसर 2 ही है। अब इस पे तो डिपेंड कर रहा था ना, तो इस रेट तो चेंज हो ही नहीं, मतलब इसको चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि a को बदलते ही रेट बदल जाती, क्योंकि रेट प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1, तो रेट सेम है, मतलब a भी क्या है सेम। तो एक इक्वेशन और बना के सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, और डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। a मस्ट बी हियर 0.1। क्लियर? तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में करना है तो इस पैटर्न से करेंगे, और कंपटीशन में करना है तो डायरेक्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693। फर्स्ट केस में के मतलब रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट है 200। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 200 3.46 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स। हाफ लाइफ है ना, ये सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में देखो k है 2 मिनट इनवर्स, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 2। तो इस बार ये है मिनट इनवर्स में, तो मिनट्स में आ जाएगी लाइफ, तो 0.346 मिनट्स। और थर्ड केस में, तो स्टूडेंट्स थर्ड केस में आपके पास है k इक्वल्स टू 4 ईयर इनवर्स, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका भी हाफ कर दो आंसर, तो आंसर विल बी 0.173। 0.173 ईयर। सॉल्व कर लोगे आप, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14। तो बच्चों रेडियो एक्टिव डीके कार्बन 14 जो है वो बॉडी के अंदर है, और बॉडी जैसे ही डेड हो जाती है तो कार्बन 14 डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाफ लाइफ जो है दैट इज 5730 ईयर्स। तो 5730 ईयर्स। ओके, नाउ एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग, काउंटिंग नहीं है, containing wood had only 80% of the carbon 14 found in the living tree। ठीक है, तो जो लिविंग ट्री है उसमें 80%, एक प्लांट का तो टुकड़ा काट भी सकते हैं, तो उसको काट के देखा तो कार्बन 14 जो है दैट इज 80%। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। तो देखो बच्चों जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस है ना, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, ये याद रखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव डीके, सब के सब किसको फॉलो करते हैं, तो दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये सब के सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, मतलब जो फॉर्मूला लगाना है दैट मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो टी हाफ दिया है, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट
0.693 divided by t half. So 0.693 divided by 5730. तो यहां से आपके पास आ जाएगा k. तो k जो है दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, तो यहां से हम k फाइंड कर लेंगे. अब एज इट इज ही रख देते चलो उसको. अब आपके पास क्या है कि जो वुड है उसमें 80% कार्बन मिला, तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान लिया 100. लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 इज 100 और रिमेनिंग जो है दैट इज 80. और हमें क्या फाइंड करना है, एज फाइंड. तो इस बार फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, टाइम फाइंड करना है. तो 2.303 डिवाइडेड बाय k log base 10 a अपॉन a माइनस x. नाउ टाइम फाइंड कर लो. तो 2.303. अब देखो k कितना है 0.693. तो बच्चों 0.693 को मैं लिख दूं 2.303 इंटू 0.3010 और 5730 यहां ले लो. ठीक है, लॉग बेस 10 100 अपॉन 80. तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ओके, सो ये कैंसिल हो गया. नाउ t इक्वल्स टू, तो t आ गया 5730 डिवाइडेड बाय 0.3010 लॉग 5 माइनस लॉग 4. लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b. तो लॉग 5 माइनस लॉग 4. नाउ t इक्वल्स टू 5730 0.3010 log 5 जो है दैट इज 0.6990 माइनस 0.6020. सो बच्चों यहां से आपको फाइंड करना है टाइम, और इसको सॉल्व करोगे तो जो टाइम होगा दैट विल बी 1845 ईयर्स. जो टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेशन का दैट इज 1845 ईयर्स, है ना. इतना टाइम, इतनी एज जो है वो सैंपल की हो चुकी है. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी k जो है दैट इज 60 सेकेंड इनवर्स. हाउ मच टाइम इट विल टेक to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value. मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो 1 है तो 1/16 पार्ट बचेगा. ठीक है, तो A को तो मैं मान लेती हूँ 1 और रिमेनिंग जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 1/16, है ना. 1/16 पार्ट रिड्यूस्ड होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, k गिवन है, a दिया हुआ है, a माइनस x है, टाइम निकाल दो. तो टाइम इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x. नाउ t इक्वल्स टू 2.303 k का वैल्यू पुट कर दो 60 लॉग बेस 10 a अपॉन a बाय a अपॉन a माइनस x. सो 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग बेस 10. सो स्टूडेंट 16 को हम लिख दें 2 की पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16, तो 2 टू दी पावर 4. नाउ पावर में लॉग में पावर आगे आ जाएगी, तो t जो है दैट इज 2.303 multiply 4 log 2 is 0.3010 divided by 60. तो यहां से आपको क्या करना है, टाइम फाइंड करना है. 1/16 पार्ट बचने में कितना टाइम लगेगा. सो आंसर जो होगा दैट विल बी 4.6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स है ना, तो इट विल बी सेकेंड्स. 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -2 seconds. So again this is a simple problem.
Now during nuclear explosion, one of the product is strontium 90 with half life 28.1 year. Okay, तो T half जो है that is 28.1 year. So student, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो K मस्ट बी 0.693 अपॉन T हाफ, यानी K का जो वैल्यू है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1 years. Okay. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium, how much it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? Okay, तो बच्चों K आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी A जो है दैट इज 1 माइक्रोग्राम, यानी कि 10 to the power -6 ग्राम, और कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, आंसर हम माइक्रोग्राम्स में ही निकाल लेंगे। सो दिस इज 1 माइक्रोग्राम। नाउ अगर टाइम जो है वो कितना है 10 ईयर्स है, ठीक है, ठीक है, तब आपको रिमेनिंग कंसंट्रेशन बताना है, यानी A-X, और सेकेंड केस में टाइम जो है दैट इज 60 ईयर्स, तब भी आपको रिमेनिंग कंसंट्रेशन बताना है, यानी कि A-X। तो बच्चों K का वैल्यू तो है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, 2.303 डिवाइडेड बाय T, T यहाँ लिख देती हूँ ना, K log base 10 A अपॉन A-X। नाउ टाइम 10 ईयर्स रख देते हैं, 2.303, K जो है दैट इज 0.693 मीन्स 2.303 into 0.3010 log base 10, initial concentration 1 microgram and final concentration is A-X. Okay, so log 1 minus log A-X equals to log A upon B क्या हो गया, log A minus log B. So log A upon log B यानी log 1 माइनस log A माइनस x इक्वल्स टू 0.30 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.0 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, दिस इज 3.0। नाउ log 1 इज 0, तो log 1 0 है, यानी माइनस का log A माइनस x जो है दैट इज माइनस लिख दूं, यहाँ पे माइनस उधर ट्रांसफर कर दूं -0.3। अब log हटाओगे तो एंटी log आ जाएगा, तो बच्चों A माइनस x जो है that will be anti-log of -3। तो anti-log का मतलब है 10 to the power -3। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम, और 10 साल बाद कितना बचेगा बच्चों, तो 10 साल बाद एंटी-लॉग लो के सॉल्व करोगे तो इट विल बी कितना है, A-X कितना है 10 to the power -3 माइक्रोग्राम। सो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 28.1 हमने शायद काम में नहीं लिया यहाँ पे ना। ओके, दिस इज 28.1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। सो log 1 minus log A-X will be 3.0 divided by 28.1। ओके, सो log 1 तो हो गया 0, सो माइनस log A-X। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो 3 डिवाइडेड बाय 28.1, सो 3 डिवाइडेड बाय 28.1 you will find 0.106। okay, 0.106। so log A minus x will be minus का 0.106। now A minus x तो हम कहेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.106। so एंटी लॉग मीन्स 10 to the power -0.106। ठीक है, अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 to the power -0.1, यानी कि 1/10 to the power
0.10, ठीक है। तो 10 टू द पावर 0.10, एग्जाम में तो आप यही आंसर लिख देंगे। नाउ 10 टू द पावर 0.1, तो बच्चों देखो थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, 10 का रूट कितना होता है 0.5, और 10 के रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट 10 कितना 3.3 के अराउंड। नाउ 10 टू द पावर 0.25 को सॉल्व करो तो 3.3 का रूट ले लो, तो 3 का रूट कितना होता है 1.7, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ले लो तो अराउंड 1.8 के। अब आपका जो आंसर है दैट इज 10.1, यानी उससे भी बहुत छोटा। तो आई थिंक इसका आंसर 10 टू द पावर 0.1 जो है ना, यानी 1.2 1.1 के अराउंड होना चाहिए। तो 1/1.2 अगर आप करते हैं बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आपको मिलता है 0.8, और अगर 1.1 करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.3 या 4 के आसपास ले लो तो 0.71, ओके। तो देखो 10 टू द पावर 0.25 1.8 के अराउंड है ना, तो ये जो है इसका वैल्यू थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, दिस इज 1.3। तो a माइनस एक्स जो है दैट इज, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे रख के छोड़ दो, है ना, एंटी लॉग ऑफ दिस, ठीक है। और ज्यादा सॉल्व करना है तो इतना, और कॉम्पिटिशन में आंसर बताना ही है। तो देखो मैंने आपको बता दिया 10 का रूट मतलब 10 की पावर हाफ, तो 10 की पावर हाफ होता है 3.3। अब 10 की पावर 1/4 यानी कि 0.25, यानी रूट का भी रूट, तो बच्चों 3 का रूट ले लिया, उसका भी रूट लो अप्रॉक्स, तो 1.8, और 10 टू द पावर 0.1 तो इससे थोड़ा छोटा डेटा ले लो तो 1.3। तो a माइनस एक्स का जो वैल्यू है दैट इज 1/1.3, तो ये लमसम 0.8 माइक्रोग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सो अब सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको क्या करना है, टाइम 60 इयर्स रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा है टाइम अगर है 60 इयर्स तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी a माइनस एक्स बताना। तो वापस फॉर्मूला लगा लो, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। नाउ टाइम इक्वल्स टू 2.303, k था 0.693 जिसको हमने ऐसे लिखा था 2.303 0.3010 और 28.1 ईयर हाफ लाइफ, ठीक है। लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम, रिमेनिंग इज a माइनस एक्स। नाउ 2.303 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बचा 0.3, ओके 0.30 समथिंग मिसिंग। अच्छा टाइम 60 इयर्स बाद में निकालना है, तो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है 60 इयर्स, ओके। पिछली बार 10 इयर्स था, इस बार 60, ओके। देन 60 मल्टीप्लाई विद 0.3010 डिवाइडेड बाय 28.1 इक्वल्स टू log 1 माइनस log a माइनस एक्स। तो बच्चों log 1 तो कितना हो गया 0, सो माइनस log a माइनस एक्स का जो वैल्यू है दैट इज 60 मल्टीप्लाई विद 60 मल्टीप्लाई विद 0.3010, so 18.06 divided by 28.1, so this is 0.642, okay 0.642, ठीक है। नाउ log माइनस log a माइनस एक्स इक्वल्स टू लमसम ले रहे हैं बच्चों 0.6 ले लिया, ठीक है। तो log a माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर, एंटी लॉग लेोगे ना, एंटी लॉग लेोगे तो 10 की पावर में चला जाएगा, और यहाँ माइनस है तो 10 टू द पावर माइनस 0.6। नाउ a माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 0.6, और a माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 0.5
मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 0.1, ठीक है ना। अब 10 टू द पावर 0.5 मतलब 10 का रूट, तो 10 का रूट आई थिंक 3.3 ले लूँ, ठीक है बच्चों। सारे आंसर अप्रॉक्स चलेंगे, एंटी लॉग आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे विदाउट हेल्प। और 10 टू द पावर 0.1 अभी हमने देखा था आई थिंक 1.2 के अराउंड था, 1.3 लिया था, ओके। सो दिस इज अप्रॉक्स, है ना, सब अप्रॉक्स चल रहा है, 1.3। नाउ फाइंड a माइनस x, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.3, so 0.30 again divided by 1.3, so you'll find 0.23। तो जो आंसर है that must be 0.23 माइक्रोग्राम। और अगर एग्जैक्ट सॉल्व करोगे आप, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे लॉग और एंटी लॉग को भी, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा 0.22। तो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपने आंसर फाइंड किया। देखो 0.01 का डिफरेंस है। तो बच्चों ट्रिक क्या ध्यान रखना है, तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे कि 10 का रूट हमें पता होना चाहिए। फिर 10 के रूट का रूट भी हम आइडिया लगा लेंगे, 3 का रूट 1.7 है तो 3.3 थोड़ा बढ़ा दो। अब 10 टू द पावर 0.25 आ गया 1.8, मुझे 10 टू द पावर 0.1 चाहिए तो थोड़ा सा कम करते चलो, तो 1.8 से थोड़ा कम कर लो, तो 1.2 1.3 ले लो। तो अब ये 0.8 माइक्रोग्राम यानी 80 मान लो, और एग्जैक्ट अगर आप लॉग टेबल और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो 78, तो 80 आंसर आ रहा है मतलब 0.8, और आंसर क्या है करेक्ट 0.78, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। क्लियर? तो एग्जैक्ट आंसर के लिए ट्रिक्स आप यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही सॉल्व करे हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।